सर इसके साथ ही फिर ये सवाल जन्म लेता है, बल्कि लोग कहते हैं कि चलें किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन ये कब तक रहेगा? क्या ये हमेशा ही पाकिस्तान में चलता रहेगा? जब तक पाकिस्तान के सियासतदान, हुँ, हुँ। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के लिए 6-6 महीने वेटिंग लिस्ट पे रहेंगे, हुँ। तो कैसे चेंज हो जाएगा ये? कोशिश की लोगों ने, नवाज किसने शरीफ की? ने कोशिश की, 3 हुकूमतें दी। हुँ। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, 3 हुकूमतें दी। हाफ वे थ्रू चलता किया ना। हुँ, हुँ। कौन थे वो? बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब एस्टेब्लिश्ड बात है कि मिलिट्री क़यादत का पाकिस्तान की रियासती अमूर में रोल है। सर किस तरह का जो रोल है? तमाम जो फैसलों गड़बड़ का रोल हुई, है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक ठीक सवाल कर रहे हैं आप। एक रोल तो मैंने बयान किया ना कि वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हुँ। हैं हर एक रिजीम की चेंज में भी और हर एक रिजीम के लाने में भी। मैं आपको लेकिन इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन क्या इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में भी वो उनका रोल वहीं आ रहा था? हूँ, हुँ। वहीं आ रहा हूँ। तो 2 जमातें थी जो कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी हुँ। पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, और दोनों में हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स द मिलिट्री लीडरशिप। हुँ। अब इसमें डिक्टेटर भी हैं, मतलब ज़ियाउल हक भी इसमें है, इसमें परवेज़ मुशर्रफ भी हैं, हुँ, हुँ। इसमें उससे पहले अयूब खान भी थे। बिल्कुल। लेकिन एक लव हेट रिलेशनशिप है हमेशा से, उसको नई नहज पे पहुंचाया है इमरान खान ने। ओके। किसी सियासी लीडर ने आज तक नहीं कहा था कि फलां जनरल जो है वो जमहूरियत का बाप है। किसी वज़ीर आज़म ने 3-4 साल, 3.5 साल हुकूमत करने के बाद ये नहीं कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था, हुकूमत तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा चला रहे थे। सुना आपने किसी और के हवाले से बातें? तो जितने ग्रास रूट लेवल पे वो घसीट लाए फौज को, हुँ। क्या ये इमरान खान ने नहीं कहा था कि मैंने जब बजट पास करवाना होता था तो एजेंसियां मुझे एमएनएस इकट्ठे करके देती थी? ये कभी आपने किसी और से सुना? उसने सारी खराबी पैदा की। और जब उसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि जिसको हम लेके आए थे वो हमारे गले को आ गया है, हुँ। वो क्या क्या कहा है उन्होंने, वो मैं दोहराने बैठूंगा तो आपका प्रोग्राम का पूरा वक्त गुजर जाएगा। सर मेन इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसला क्या था? आखिर वजह क्या हुई कि एस्टेब्लिशमेंट ने कि उन्हें, जहाँ वो कह रहे थे कि बाजवा मेरे वालिद हैं, मुझे इनसे बेहतर आज तक कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगे। सर इतनी मोहब्बत अचानक से उन्हें निकाल दिया जाता है इतने बुरे तरीके से। आपको क्या लगता है वजह क्या बनी? वजह बनी थी तरीके अदम एतमाद। उनका ख्याल ये था हुँ। कि अपोजिशन जो है वो तरीके अदम एतमाद पास नहीं कर सकती जब तक फौज उनका साथ नहीं देगी। हुँ। उनका ये ख्याल था कि तरीके अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा है। ठीक है। तो उसी बाप को फिर उन्होंने जिन नामों से पुकारा हूँ, मैं आपको 1-2 बनाकर बता देता हूँ। उनको कहा मीर जाफर है, हुँ, मीर सादक है, हुँ। और एक तीसरी गाली दी जो किसी फौजी के लिए मरने के बराबर है, वो ये कि आप गद्दार हैं। ये हुआ ना? हुँ। तब उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि ये जो बुत हमने बनाया था हुँ, हुँ। इसे हमें ही तोड़ना चाहिए। यानी कि उस वक़्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको पर्सनल ले लिया? क्यों नहीं लेंगे आप? हुँ, मैं जिस पर एहसान करूं, हुँ। अगर वो मेरा गला काटने आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो बिल्कुल सिंपल 2+2 है। जो लेके आए थे हुँ। उन्हीं के गले पड़ गए आप, उन्हीं को आपने गद्दार और मीर जाफर और मीर सादक कहा। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस तरीके अदम एतमाद को कामयाब होने दिया। दैट्स इट। यानी कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, उसमें अदम एतमाद का कामयाब होना। एस्टेब्लिशमेंट का रोकने में कोई किरदार नहीं था कि वो अदम एतमाद नामंजूर होने दें। तो सर मेंबर्स का इकट्ठा होना, ये गवर्नमेंट, ये जो इत्तेहादी थे उन्होंने किया, खुद किया सब कुछ? देखें इसके ऊपर सवालिया निशान है। हुँ, पीटीआई ये समझती है कि फौज ने साथ दिया हुँ। उस वक्त की अपोजिशन का और हमें इक़्तिदार से निकालना। एक आम फहम आदमी भी ये समझता है कि अपोजिशन कभी कामयाब नहीं हो सकती हुँ। जब तक एस्टेब्लिशमेंट उसका साथ ना दे। लेकिन सलीम बुखारी क्या समझते हैं? मैंने तो ये आपसे कहा हुँ, कि जो लाए थे हुँ। उन्होंने कहा कि ये हमारे गले को आ रहा है तो उसको फारिग करें। तो ये सीधा सीधा नहीं कहा मैंने कि फौज ने हुँ, उसको हुँ। निकालने में इमदाद की है। सर 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं। सूबों को जो शेयर थे वो कम करने की बातें चल रही हैं, क्योंकि जंग के बाद फेडरल का खर्चा बढ़ चुका है। तो सर इस वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जो
सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में दे दी गई है ना, अब पाकिस्तान में किसी का बाप भी उसको वापस नहीं कर सकता। अरे ये तो तय है। अगर आप ये इम्पोज करेंगे तो दैट मीन्स आप पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। सर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एब्सोल्युटली, बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट। 18वीं तरमीम में जो तय हुआ वो बुनियादी तौर पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तय हो जाना चाहिए था। कितने साल लग गए उसको? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना था, जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि विद इन 10 ईयर्स सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। नहीं किया ना। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में लोकल बॉडी के इलेक्शंस क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन हो जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये तो फिर पोस्ट ऑफिस बन जाएंगी ना, क्योंकि पैसे खर्च करने का इख्तियार इनके पास तो है ही नहीं। लेकिन सर आपने ये स्टेटमेंट दी कि मुल्क टूट सकता है, सूबों में टूट सकता है। एब्सोल्युटली। तो सर ये अभी ये जो चहम गोइयाँ जारी हैं इसको सूबाई बजट कम करने की, तो सर ये शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि अभी भी जरदारी साहब 18वीं तरमीम में भी जरदारी साहब थे। देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा ना कि चूंकि जरदारी इंस्ट्रूमेंटल थे 18वीं तरमीम को पास कराने में, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये अनडू हो। और मैं आपको ईमानदारी से समझता हूँ कि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं है कि इसको संजीदगी से लिया जा रहा है कि उनके इख्तियारात कम किए जाए या उनके फंड्स कम किए जाए। झगड़ा क्या है? झगड़ा तो यह है कि एनएफसी में जो कुछ तय हुआ है फेडरेशन वही नहीं दे रही, तो केपीके की क्या लड़ाई है? बिल्कुल यही है। तो ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम की स्पिरिट को अनडू करके सूबाई खुद मुख्तारी को किसी तरह से कर्टेल करने की कोशिश करना जो है वो इस मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन सर इस वक्त चाह कौन रहा है? देखिए, ये सारी पॉलिटिकल, इसको मैं अपनी इस्तिलाह में कहता हूँ दरफुंतनियाँ हैं जो छोड़ी जाती हैं हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हुकूमत के खिलाफ या प्रोपोगंडा करने के लिए। आप मुझे बताएं, सिवाय सोशल मीडिया के कहाँ पर इस पर डिबेट हो रही है? नहीं सर, सीनियर सहाफ़ी हैं कुछ, उन्होंने इस पे बात की है। यानी कि बाज़ गश तो हमें यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये कल पे आएगी और हो जाएगी। नहीं, ऐसा 26वीं आईनी तरमीम की तरह हमें पता ही नहीं चलेगा। देखें, 27वीं तरमीम की बात जरूर हो रही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो इस हवाले से नहीं है। वो किस हवाले से? और बहुत सारे हवाले हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होनी है अभी। क्या हो सकता है 27वीं आईनी तरमीम में? देखिए, मैं अब इस वक्त तो प्रोडिक्ट नहीं करना नहीं चाहूँगा ये, लेकिन ये उसमें नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि ये भी 26वीं आईनी तरमीम की तरह इसके बारे में कहा जाएगा कि ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी हुई है? इसके बाद ये सवालिया निशान जन्म देगा। आइन की खुली खिलाफ वर्जी की इस्तिलाह की समझ नहीं आई। खुली खिलाफ वर्जी ये होती है कि आपने सब कुछ इस तरह से किया है जिस तरह से नहीं होना चाहिए आइन के मुताबिक। तो सर ये कानून पास करने का इख्तियार किसके पास है? सर मेंबर्स के पास, पार्लियामेंटेरियंस के पास। पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करने का तरीका क्या है कि मेजॉरिटी अगर उसके हक में वोट दे दे, तो ये नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, लेकिन सर वहाँ पे हमने देखा कि रातों रात फैसले चेंज हुए, लोगों की बिल्डिंग्स गिराई गई। मेरे सवाल का जवाब दें, क्या पार्लियामेंट अथोराइज है कानून पास करने की कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मेंबर अथोराइज हैं वोट देने के कि नहीं? 100% है। अगर ये अमल मुकम्मल हुआ है तो फिर तो अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पास हो गया? लेकिन सर दूसरी जानिब इल्जामात भी है ना, पीटीआई के अरकान कहते हैं कि हमारे बच्चों को उठाया गया, हमारी बिल्डिंग्स तोड़ी गई, वो चीज़ें बताते हैं। हमने देखा कि सर पार्लियामेंट के अंदर आके गिरफ्तारियां हुई, तो सर ये भी खिलाफ वर्जी हुई कानून की। देखिए, अब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टेट फैसला कर ले कि फलां शख्स जो है वो इस मुल्क का कानून तोड़ रहा है, तो क्या मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया उनको? पार्लियामेंट इज वन प्रेमिसेस। पाकिस्तान के लिए तो सर हमारा पार्लियामेंट वो तकद्दुस तो है ना सर उसका। हाँ, लेकिन उसके अंदर हरकत भी तो देखे ना कैसी हुई है। अब ये परसों 4 दिन पहले जो असेंबली में हुआ है, पंजाब असेंबली में, डू यू थिंक दैट्स कॉल्ड फॉर? डू यू थिंक असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर नंगी माँ बहन की गालियां देनी चाहिए? स्पीकर का घेराव कर लेना चाहिए? कहाँ लिखा है ये? देखें, मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी। जब इलेक्शन हुए थे उसके फौरन बाद इमरान खान ने कहा था, अपनी पार्टी को हिदायत जारी की गई कि हम इस सिस्टम को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं चलने देंगे। यही कुछ किया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। एहतजाज करने के अलावा, लॉन्ग मार्च करने के अलावा, इस्लामाबाद कैपिटल के ऊपर चढ़ाइयाँ करने के अलावा मुझे बताएं क्या किया उन्होंने? राइट, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज विद ए पर्पस, नॉट टू लेट द सिस्टम वर्क। तो सर आप समझते हैं कि ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ साथ ही हमें मिलता है कि शायद
पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद केपीके में लाई जा सकती है। आज हमने देखा खुर्शीद शाह की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई। तो सर क्या पीटीआई के खिलाफ केपीके में अदम एतमाद लाना इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए आसानी है? देखिए, आसान तो नहीं है, हम्म, इसलिए कि वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है। हम्म, ये कैसे मुमकिन होगा मुझे इसका नहीं मालूम। अगर आप पीटीआई के लोगों को उसी तरीके से खरीदो फरोख्त करके लाएंगे तो ये आइन की भी वायलेशन है, अखलाकियात की भी, सियासत की भी, जमहूरियत की भी डिनायल है। हम्म, मौलाना फजल रहमान इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड कि हम नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह अपने राणा सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे। ओके। अगर बनेंगे तो बहुत बहुत गलत करेंगे। लेकिन सर अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है मौलाना फजलुर रहमान का गवर्नमेंट के साथ, तब तो फिर मुशावरत के साथ ही होगा, बाहमी मुशावरत के बाद फैसला होगा। देखिए, इस वक्त वहाँ पर जो पार्टी पोजीशन है वो इसको जस्टिफाई नहीं करती है कि एक अक्सरियती जमात को आप छुट्टी करा दें अदम एतमाद से। ओके। अगर आपने वही अमल दोहराना है जो इससे पहले होता रहा है, आई थिंक ये ना ही पाकिस्तान के साथ कोई नेकी है, ना ही जमहूरियत के साथ कोई नेकी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी ये अफोर्ड कर सकता है कि इतनी बड़ी साजिश करके पीटीआई को केपीके से निकाल दे। लेकिन क्या ये बातें चल रही हैं अदम एतमाद की? बिल्कुल चल रही हैं, हो सकता भी है, पॉसिबिलिटीज में है। देखिए, इसमें दो तरह के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक तो जो पीटीआई से बाहर की सियासी जमातें हैं और पीटीआई के साबका लीडरान हैं, और दूसरी तरफ खुद माशाल्लाह पीटीआई ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया है। वो कहते हैं ना कि वो एक शरीफ आदमी बस स्टैंड पे खड़ा था, एक खातून आके साथ खड़ी हो गई, 2 मिनट के बाद उसने कहा तुम मुझे छेड़ेगा। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो बहन माँ बेटियों वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। 2 मिनट के बाद उसने फिर कहा तो फिर छेड़ा ना उसने। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप बार-बार मुझे कहेंगे कि हुकूमत अदम एतमाद ला रही है या अदम एतमाद के लिए कोशिशें हो रही हैं तो फिर करेंगे वो।